नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बंगाल में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, पुरुलिया में जनसभा को किया संबोधित, ममता सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में जनसभा को किया संबोधित, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई पर 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, CGI ने दी सहमति। TRP मामले में ईडी ने टीवी चैनलों की 32 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई। देश में आज आए कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले आए सामने। खबरों की शुरुआत की जाए तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने संसद में बहुप्रतीक्षित व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रैपिंग के लिए देता है तो नए वाहन की खरीद पर उसे 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस पॉलिसी से न सिर्फ प्रदूषण में तेजी में कमी लाई जा सकेगी, बल्कि ऑटो सेक्टर को भी बल मिलेगा। आपको बता दें कि जो भी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे उनसे निकलने वाले पार्ट्स को रिसाइकल किया जाएगा, जिससे कंपोनेंट्स की कीमत में भी कमी आएगी। देश और दुनिया भर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी तैयार की है, जिससे एक तय सीमा के बाद आप अपने पुराने वाहन नहीं चला पाएंगे। नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि हमने एक एडवाइजरी जारी करके ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर 5% का डिस्काउंट देने की सलाह दी है। नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि इस देश में 51 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा है। 34 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। वहीं देश में 17 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और बिना वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाए जा रहे हैं। अगर फिट वाहनों की तुलना में पुराने हो चुके वाहनों की तुलना की जाए तो पुराने वाहन 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जो बेहद खतरनाक साबित होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार संसद में बोलते हुए ये भी कहा कि देश के 93% वाहन फास्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान करते हैं, लेकिन शेष 7% वाहनों ने दोगुने टोल का भुगतान करने के बावजूद फास्टैग नहीं लगवाया है। गडकरी ने कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर देश के सभी फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि टोल संग्रह GPS के माध्यम से होगा। धनराशि GPS इमेजिंग के आधार पर एकत्र की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की पुरुलिया रैली के बाद खड़गपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उनकी सत्ता छिली गई, उनकी फिर से बंगाल में सरकार नहीं बनी, तो बंगाल पर बीजेपी के गुंडों का राज हो जाएगा। वे लोग बंगाल के लोगों को यहाँ से भगा देंगे और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पैर में चोट लगी है, काफी दर्द सह रही है, लेकिन बंगाल को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रही है, चुनावी जनसभाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि वह बाहरी गुंडों के हाथ में बंगाल को नहीं जाने दे सकती, बंगाल पर बीजेपी को कब्जा नहीं करने देगी। ममता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेल को बेचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रेलवे कर्मियों से अपील की कि भाजपा को एक भी वोट मत दीजिएगा। उन्होंने माओवादियों से भी अपील की, कहा कि इस बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी वोट मत दीजिएगा। इससे पहले ममता ने केशियारी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वोट खरीदा नहीं जा सकता, ये लोगों की निजी पसंद होती है, व्यक्तिगत संपदा होती है। कहा कि चुनाव से पहले भाजपा वाले आपको रुपए देंगे, ये रुपए आपके हैं। यदि कोई आपको पैसे देकर आपका वोट खरीदने की कोशिश करे तो भी उन्हें वोट मत दीजिएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रेल, कोयला, बीमा, बैंक सब बेच रहे हैं ये लोग। लाखों करोड़ रुपए की चोरी करके लोग भागे जा रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं होती। गरीब यदि 5 पैसा मांगे तो उसे चोर कहा जाता है। PM केयर, नोटबंदी, सार्वजनिक संस्थाओं की बिक्री से मिले पैसे का हिसाब भी ममता ने मोदी से मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जानकारी दी कि यह जम्मू में गिरफ्तार रोहिंग्या शरणार्थियों की तुरंत रिहाई वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यर्पित करने वाले किसी भी केंद्र के आदेश पर भी रोक लगा देगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि मामले की जल्द सुनवाई की मांग सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से की गई थी। प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया कि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने की पूरी संभावना है। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि प्रशांत भूषण गलत तथ्य बता रहे हैं, लेकिन मामले की सुनवाई होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा
कि अगले गुरुवार को मामले की सुनवाई करेंगे। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वे अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से शरणार्थी पहचान पत्र जारी करे। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में जम्मू की जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने के लिए किसी भी आदेश को लागू करने से रोकने के लिए आदेश जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि शरणार्थियों को सरकारी सर्कुलर को लेकर एक खतरे का सामना करना पड़ता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान करने और तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके। याचिका के अनुसार यह समानता और जीने के अधिकार का उल्लंघन है। म्यांमार आर्मी के कथित हिंसक हमलों के कारण राखीने में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने भारत और बांग्लादेशों में शरण ली। इनमें से अधिकतर जो भारत आए उन्होंने जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसी और राजस्थान में शरण ली। अमेरिका और रूस के संबंधों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि अब रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए रूस की तरफ से अपने राजदूत को वापस बुलाया गया है। अनातोली एंटोनोव को मॉस्को में लाने का यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अलेक्सी नावाल्नी को जहर देने के प्रयास पर अमेरिका ने रूस का विरोध किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। फिलहाल पेशे से वकील अलेक्सी नावाल्नी जेल में बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हत्यारे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब हाँ में दिया। ऐसे में बढ़ते तनाव से यही प्रतीत होता है कि दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ रही है। बता दें कि अलेक्सी नावाल्नी को जर्मनी से मॉस्को आने पर हिरासत में ले लिया गया है और फिर अदालत ने उन्हें 30 दिन के लिए जेल भेज दिया है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपियन काउंसिल और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों ने इस मामले को लेकर रूस के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मॉस्को कोर्ट द्वारा नावाल्नी जेल की शर्तों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 15 फरवरी तक जेल में रखने का आदेश दिया था। नावाल्नी को गबन के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी और उनके खिलाफ 3 और आपराधिक मामले भी दर्ज है। बता दें कि नावाल्नी रूस की सरकार के खिलाफ कई आंदोलन में हिस्सा भी लिया है। यही नहीं, मुखर होकर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का भी विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के बारे में कहा गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर दुष्कर्म से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। बता दें कि महिला वकीलों के एक समूह द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के एक निर्देश पर सवाल उठाया गया था कि आरोपी को दुष्कर्म के मामले में जमानत की शर्त के रूप में पीड़िता द्वारा उसके हाथ पर राखी बांधी जानी चाहिए। जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए, उसके बाद काफी विरोध भी हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल 30 जुलाई को दुष्कर्म मामले के एक मामले में आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह पत्नी के साथ पीड़िता के पास जाएगा और पीड़िता से राखी बांधने का अनुरोध करेगा। इसके बाद 9 महिला वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि अदालतों को आदेश दिया जाए कि वे दुष्कर्म के मामले में इस तरह के आदेश न दे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने की। देश में कोरोना की नई लहर की बलवती होती आशंकाओं के बीच कोविड-19 प्रोटोकॉल को न मानने वाले यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया गया। भारतीय विमानन नियामक ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। DGCA ने बताया कि एयर इंडिगो और एशिया के एयरलाइंस ने 7 यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया क्योंकि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। 13 मार्च को DGCA ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया जाएगा यदि उड़ान के दौरान फ्लाइट में उचित तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे या फिर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। इससे पहले DGCA ने कहा कि फरवरी 2021 में लगभग 78.27 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% 71% कम है। DGCA के अनुसार जनवरी में देश के भीतर 77.34 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। DGCA के द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार इंडिगो ने फरवरी में 42.38 लाख यात्रियों को लेकर हवाई यात्रा की, जो कुल घरेलू बाजार का 54.2% हिस्सा है। स्पाइस जेट ने कुल 9.62 लाख यात्रियों के साथ उड़ानें भरी, जो कुल बाजार का 12.3% हिस्सा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर बमबारी की खबर सामने आई है।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को काबुल में एक सरकारी बस को निशाना बनाते हुए सड़क किनारे लगे बम से धमाका कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए। काबुल के पुलिस प्रवक्ता ने हताहत लोगों के आंकड़ों की पुष्टि की, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी है। गुरुवार को काबुल में एक सरकारी बस को निशाना बनाते हुए सड़क किनारे लगे बम से धमाका कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। काबुल के पुलिस प्रवक्ता ने हताहत लोगों के आंकड़े की पुष्टि की। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बस अफगान सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही थी। बता दें कि हमला तब हुआ जब अफगान सरकार, तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित प्रमुख देश अफगान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा में कमी लाने के लिए मॉस्को में इकट्ठा हुए थे। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि युद्धग्रस्त देश में हर महीने विस्फोटकों से औसतन 120 अफगानी मारे जाते हैं या बुरी तरीके से घायल होते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जहां उन्हें अपना पूरा जीवन दिव्यांग बनकर गुजारना पड़ता है या फिर वे दिव्यांग बन जाते हैं। 2001 में यह आंकड़ा 40 था, जो अब 120 तक पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इससे पहली बार मंगल ग्रह पर ड्राइविंग करने का ऑडियो भेजा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को इसका एक 16 मिनट का ऑडियो जारी किया। इसमें मंगल की सतह पर रोवर के पहियों के चलने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है। बता दें कि मंगल ग्रह पर भेजा गया सबसे बड़े सबसे उन्नत रोवर परसिवरेंस 18 फरवरी को लैंड किया था। $2.7 अरब के इस मिशन का प्राथमिक मकसद इस बात का सबूत जुटाना है कि करीब 3 अरब साल पहले शायद मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव पनपे हो, जब यह ग्रह ज्यादा गर्म, नम और संभवतः जीवन के ज्यादा अनुकूल थी। बता दें कि रोवर में 2 माइक्रोफोन है। एक ने पहले से ही हवा और रॉक जैम्पिंग लेजर की आवाज रिकॉर्ड कर ली है और दूसरे को लैंडिंग की आवाज रिकॉर्ड करना था। नासा के अनुसार दूसरे माइक ने रोवर के मंगल पर पहुंचने की कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन 4 मार्च को पहले टेस्ट ड्राइव को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा। ड्राइविंग ऑडियो में खरोंच की आवाज सुनाई दे रही है। अब इंजीनियर इस आवाज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रोवर में वेदर स्टेशन, 19 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हैं। इनकी मदद से नासा को स्पष्ट तस्वीरें मिलने की उम्मीद है। नासा इससे पहले मोबाइल साइंस व्हीकल मंगल पर भेज चुका है, लेकिन परसिवरेंस से ज्यादा बड़ा और परिष्कृत है। इसे मंगल की चट्टानों के नमूने एकत्र करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। भारत की स्टार महिला पहलवान बबीता और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि रितिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक रितिका को एक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार के बाद इतना बड़ा झटका लगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बता दें कि 27 वर्षीय रितिका स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। सूत्रों की माने तो रितिका ने अपने फूफा महावीर फोगाट के घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक रितिका महावीर फोगाट के यहाँ पर रहकर कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही थी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में रितिका फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह टूर्नामेंट 12 से 14 मार्च के बीच भरतपुर में खेला गया। फाइनल मुकाबला 14 मार्च को खेला गया था, जहां रितिका को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, रितिका फाइनल मुकाबले में केवल 1 पॉइंट से हार गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ी सड़क दुर्घटना होने की खबर है। हरियाणा के गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही एक निजी बस खंदौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में तकरीबन 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 14 की हालत बेहद गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार गुड़गांव से एक निजी बस सवारियों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही थी। आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र में यह यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 100 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। इस हादसे में 30 सवारियों के घायल होने की खबर है। घायलों में 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस बस के बेकाबू होने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। एतमादपुर सर्किल की सीओ अर्चना सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस
के पलटने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना खंदौली और थाना एतमादपुर के पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य करते हुए घायल लोगों को बस से बाहर निकाला। हादसे में 14 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बस में 100 के करीब सवारियां बैठी थी। हादसे में किसी की कोई मौत नहीं हुई है। हाथियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।